हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो एनसीईआरटी का हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे और इसमें हमने जनन के बारे में पढ़ा था। हमने 3 प्रकार के जनन पढ़े थे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। लैंगिक जनन की लास्ट क्लास में ही हमने उसके बारे में पढ़ लिया है कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उसके लाभ क्या है और उसकी हानियाँ क्या हैं। और उसके बाद में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। यहाँ तक हमारी क्लासें हो चुकी है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ हेडिंग दे रखी है, लिंग की उत्पत्ति। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक टॉपिक नया जिसका नाम है लिंग की उत्पत्ति। लिंग की उत्पत्ति, देखिए ये टॉपिक है कि लिंग की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से मानी गई है। सबसे पहले किन जंतुओं में लिंग का या लिंग की उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए सबसे एक अच्छा जो प्रचलित सिद्धांत है जिसका नाम है हंगर का सिद्धांत। क्या नाम है? हंगर का सिद्धांत। ठीक है, हंगर का सिद्धांत। हंगर का सिद्धांत क्या कहता है कि जो लिंग है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले किन जीवों में मानी गई है। तो ये बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जो लिंग की उत्पत्ति मानी गई है वो किस में मानी गई है? शैवाल और प्रोटिस्टा के अंदर। शैवाल और प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, हंगर सिद्धांत के अनुसार जो लिंग की उत्पत्ति मानी गई है वो किस में मानी गई है? शैवाल और प्रोटिस्टा के अंदर मानी गई है। कुछ सरल शैवाल और प्रोटिस्टा के अंदर मानी गई है। अब ये हंगर का सिद्धांत कहता क्या है? पहली चीज़ तो शैवाल और प्रोटिस्टा दोनों ही जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो ये दोनों ही क्या करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है आप पढ़ चुके हैं कि जिसमें युग्मकों का ना तो निर्माण होता है और ना ही उनका निषेचन होता है, यानी ना ही उनका संलयन होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां आएगी तब तो ये कौन सा जनन करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। अलैंगिक जनन करेंगे यानी उस टाइम पे इनके अंदर युग्मक बनेंगे भी नहीं और इनका निषेचन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन करके ये अपना गुणन कर देंगे, अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेंगे, जनन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही इनके अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां आई, तब ये क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? ये युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मक बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये युग्मक बना रहे हैं इसका मतलब है कि युग्मक का निर्माण हो चुका है तो अब संलयन भी होगा, यानी निषेचन की क्रिया भी होगी। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि युग्मक किस में बनते हैं, कौन से जनन में बनेंगे? अलैंगिक जनन में या लैंगिक जनन में? लैंगिक जनन में बनेंगे। यानी कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में किसका निर्माण करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। अब जब ये युग्मक आपस में मिलते हैं तो आगे जाकर क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। आगे जाकर ये क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। और इस युग्मनज के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस युग्मनज के चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है? एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब जब इस युग्मनज के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है तब इसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहेंगे। जब युग्मनज के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है तब इसे कहा जाता है जाइगोस्पोर। जब ये जाइगोस्पोर बन जाएगा तो फिर से ये अनुकूल परिस्थितियों में आएगा और अनुकूल परिस्थितियों में फिर से ये क्या करेगा? डेवलप होकर एक नया जीव बना देगा। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फिर से किस में बदल जाएगा? एक नए जीव में बदल जाएगा।
आ गया यहाँ पर सिद्धांत समझ में? ये छोटा सा सिद्धांत है, हंगर का सिद्धांत है ये। और लिंग की उत्पत्ति, ये पूरी की पूरी हेडिंग आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिंग की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई है, किन जीवों से इसकी शुरुआत हुई है, और इसमें जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है हंगर का सिद्धांत, ये हंगर का सिद्धांत कहता क्या है? ठीक है, बहुत ही ईजी सा सिद्धांत है ये। हंगर के सिद्धांत के अनुसार लिंग की उत्पत्ति किस में हुई है? शैवाल और प्रोटिस्टा में हुई है। शैवाल और प्रोटिस्टा अनुकूल परिस्थितियों में तो अलैंगिक जनन करते हैं, और अलैंगिक जनन आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा, युग्मक का संलयन भी नहीं होगा, निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है, एक ही जीव से नया जीव बन जाएगा, डायरेक्ट शैवाल और प्रोटिस्टा से नया जीव बन जाएगा। अब जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अलैंगिक जनन करके ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे, गुणन कर लेंगे। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी तब ये क्या करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे। और जब युग्मक का निर्माण करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर युग्मक बने हैं तो युग्मक का संलयन भी होगा, और जब युग्मक का संलयन होगा तो युग्मनज का निर्माण होगा। अब जब युग्मनज का यहाँ पर निर्माण हो जाता है तब क्या होता है कि युग्मनज अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। जब जाइगोस्पोर बन जाएगा तब अनुकूल परिस्थितियां फिर से आएगी, और उस समय क्या होगा कि ये जाइगोस्पोर बिल्कुल एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हंगर का सिद्धांत। अब इससे हमें पता क्या चला? भाई युग्मक है, युग्मक बन रहे हैं, युग्मकों को शरीर से बाहर आना है तो उनके लिए लिंग की ज़रूरत है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिंग की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है? इन सूक्ष्म जीवों में, इन छोटे छोटे जीवों में, सूक्ष्म तो नहीं कह सकते हैं लेकिन छोटे जीवों में, कहाँ पर? शैवाल और प्रोटिस्टा से ही लिंग की उत्पत्ति मानी गई है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन चक्र की अवस्थाएं। क्या टॉपिक है? जीवन चक्र की अवस्थाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है। जीवन चक्र की अवस्थाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीवन चक्र होता क्या है। यहाँ पर शब्द आया है जीवन चक्र, तो जीवन चक्र का मतलब क्या है? जीवन चक्र, देखिए जीवन चक्र का मतलब है कि जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है, जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है। जीवन चक्र कहलाता है। ठीक है, तो जीवन चक्र का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी जीव जन्म लेगा और जन्म के बाद में अंतिम जो सत्य होता है जीवन का, क्या होता है? मृत्यु। तो जब जन्म से लेकर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं जीवन चक्र। अब हमने बात की है जीवन चक्र की अवस्थाएं। इसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती है? तो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है 3। कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं कायिक अवस्था। क्या कहते हैं? कायिक अवस्था। जीवन चक्र की सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या है? कायिक अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो है प्रजनन अवस्था। क्या नाम है? प्रजनन अवस्था। जो तीसरी अवस्था आती है उसे हम कहते हैं जीर्ण अवस्था, या इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है क्या? प्रौढ़ अवस्था। क्या कहते हैं इसे? प्रौढ़ अवस्था। तो जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी हो गई? 3। जीवन चक्र कहते किसे हैं? जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का समय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है कायिक अवस्था, दूसरी है प्रजनन अवस्था, और तीसरी क्या है? जीर्ण अवस्था। और जीर्ण अवस्था का ही दूसरा नाम क्या है? प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहली जो अवस्था है वो कौन है? कायिक अवस्था।
तो सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या है? कायिक अवस्था। कायिक अवस्था। इस कायिक अवस्था का ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है किशोरा अवस्था। कायिक अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था। अभी अभी 3 अवस्थाओं के नाम पढ़े हमने। पहली थी कायिक अवस्था, दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी जीर्ण अवस्था। कायिक अवस्था सबसे पहली अवस्था होती है, इसी का दूसरा नाम होता है किशोरावस्था। और ये किसकी पूर्व अवस्था हो गई? तो ये प्रजनन अवस्था की या जनन अवस्था की क्या है? पूर्व अवस्था है। प्रजनन या जनन अवस्था की पूर्व अवस्था कौन सी होती है? कायिक अवस्था या किशोरावस्था। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कायिक अवस्था है। कायिक, कायिक में शब्द आया है काय। काय का मतलब होता है शरीर। तो इसके अंदर, इस अवस्था के अंदर किसी भी जीव के शरीर का विकास होगा, उसके काय का विकास होगा। ठीक है, तो केवल और केवल यहाँ पर इसमें होगा क्या कि शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, लेकिन इनके अंदर जनन क्षमता का और जननांग का विकास नहीं होता है। जनन क्षमता नहीं आएगी क्योंकि जनन क्षमता तो इसके आगे वाली अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रजनन अवस्था है। तो यहाँ पर जनन क्षमता का विकास, जनन क्षमता का विकास नहीं होता है। ना तो जनन क्षमता का विकास होगा और ना ही इसके अंदर जननांग परिपक्व होंगे, और ना ही इसके अंदर जननांग परिपक्व होंगे। ठीक है, अब देखिए, पहली अवस्था है कायिक अवस्था। नाम से पता चल रहा है कायिक। कायिक का मतलब आप बहुत बार पढ़ चुके हो, कायिक जनन भी बोलते हैं, है ना, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक के अंदर शब्द आया है काय। काय का मतलब होता है शरीर। तो इसके अंदर केवल और केवल शरीर का विकास होगा। ये किसकी पूर्व अवस्था है? प्रजनन अवस्था की पूर्व अवस्था है। ठीक है, ना तो इनमें जनन क्षमता विकसित होगी और ना ही इसके अंदर जननांग परिपक्व होंगी। केवल और केवल क्या होगा? शरीर का विकास होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट जो हमारी अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी? प्रजनन अवस्था। नेक्स्ट जो अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी? प्रजनन। सेकंड नंबर, प्रजनन अवस्था। अब हम प्रजनन अवस्था, नाम से पता चल रहा है प्रजनन, जनन करने वाली अवस्था। पहली वाली अवस्था कौन सी थी? कायिक अवस्था। सेकंड है प्रजनन अवस्था। तो कायिक अवस्था में तो शरीर की बहुत ही तेजी से शरीर का विकास होता है, लेकिन जनन क्षमता का विकास नहीं होता है, क्योंकि जनन क्षमता का विकास होगा प्रजनन अवस्था में। नाम से जैसा कि पता चल रहा है, तो इस प्रजनन अवस्था में किसका विकास हो जाएगा? जनन क्षमता का विकास हो जाएगा। यानी कि अब जीव इस अवस्था में आते ही क्या कर लेगा? प्रजनन करने योग्य हो जाएगा। तो इसमें विकास किसका हुआ? प्रजनन क्षमता का विकास हुआ। अब फूलों की बात करें, अगर हम पुष्प की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो पुष्प के अंदर ये कैसे माना जाएगा कि ये इसकी प्रजनन अवस्था है? तो पुष्प के अंदर याद रखिए, या यूँ कह सकते हैं कि पुष्पीय पादपों के अंदर हम बात करें कि पुष्पीय पादपों, अगर जिसके अंदर ऐसे पादप जिसमें पुष्प लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, उनके अंदर प्रजनन अवस्था कब आएगी? तो उनके अंदर आती है जब उसमें पुष्प लगना शुरू हो जाते हैं, जब इनमें पुष्पन शुरू हो जाता है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, कोई भी पौधा है जिसके अंदर पुष्प लगना अगर शुरू हो गया है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो उसकी प्रजनन अवस्था है। पुष्प लगने का अर्थ ये प्रजनन अवस्था से कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि पुष्प के अंदर ही नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं।
अगर आपने पुष्प का आंतरिक संरचना पढ़ी हो, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो हम सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसे, कि जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर नर जननांग भी उपस्थित होता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और मादा जननांग भी उपस्थित होता है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, या जायांग भी कहते हैं उसे, दोनों नाम हैं उसके। तो नर जननांग और मादा जननांग अगर उसमें उपस्थित है तो वो एक प्रकार का लैंगिक अंग हो गया। पुष्प क्या हो गया? लैंगिक अंग हो गया। और लैंगिक अंग के अंदर लिंग उपस्थित हैं जो कि नर जननांग और मादा जननांग के रूप में है। तो उन जननांगों के अंदर उनके युग्मक का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पुंकेसर की, तो पुंकेसर के अंदर पुष्प के परागकण का निर्माण होता है, और परागकण के अंदर नर युग्मक होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। और अगर हम बात करें जायांग की, तो जायांग के अंदर भी क्या होता है? अंडाशय, और अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, या यूँ कह सकते हैं अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका सही शब्द रहेगा अगर पुष्पों की बात कर रहे हैं तो युग्मक का निर्माण हो गया। जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब परागकोश फटेगा, परागकोश से परागकण बाहर निकल कर आएंगे, पुष्प के जो वर्तिकाग्र है, जो कि मादा जननांग का वर्तिकाग्र है, उस वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर बैठेंगे, और वहाँ से फिर उसका परागनलिका का निर्माण होगा। परागनलिका के रास्ते से ही जो परागकण के अंदर जो केंद्रक होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अंडाशय के अंदर, और अंड कोशिका के साथ में संलयित हो जाते हैं, फिर आगे जाकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो उसकी प्रजनन अवस्था में होती है। तो अगर कोई पुष्पीय पादप है और उसमें पुष्प लग रहे हैं तो मतलब वो उसकी क्या हो गई? प्रजनन अवस्था हो गई। जब इस प्रजनन अवस्था की शुरुआत होती है तो उस अवस्था को हम कहते हैं यौवनारंभ। क्या कहते हैं? यौवनारंभ। जब प्रजनन अवस्था की शुरुआत होती है तो उसकी जो शुरुआती कंडीशन को हम कहते हैं वो कहते हैं यौवनारंभ। ठीक है। अब इस अवस्था में अगर हम पुष्प की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार के पुष्प हो जाएंगे। ठीक है। जनन अवस्था के आधार पर पुष्प यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला जो पुष्प होता है, या पहले जो पौधे होते हैं पुष्प के प्रजनन के आधार पर, उन्हें हम कहते हैं मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। और दूसरा जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक। ठीक है। पुष्पन के आधार पर, या जनन अवस्था के आधार पर, या प्रजनन अवस्था के आधार पर जब पौधे जो हैं वो प्रजनन अवस्था में आते हैं तब इस प्रकार के, यानी कि पुष्प किस प्रकार से इनके अंदर कितनी बार बनेंगे, ठीक है, उसके आधार पर 2 प्रकार के पादप होते हैं। एक तो होता है मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। अब हमें पढ़ना है कि मोनोकार्पिक पौधे कौन से होते हैं और पॉलीकार्पिक पौधे कौन से होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है, इनके उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक क्या होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक जो पादप होते हैं वो होते क्या हैं, पुष्प के आधार पर होते हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोकार्पिक पौधों की। तो ये जो मोनोकार्पिक पौधे होते हैं वो जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन उत्पन्न करते हैं, या पुष्प उत्पन्न करते हैं। नाम से पता चल रहा है, आपने ये तो सुना होगा ना मोनो, मोनो, है ना। तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो तो नहीं सुना होगा लेकिन मोनो जरूर सुना होगा। तो मोनो का मतलब होता है एक बार पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधों को हम कहते हैं मोनोकार्पिक पौधे। तो ये केवल जीवन में एक बार पुष्पन उत्पन्न करते हैं, या पुष्पन करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक बार फूल लगेंगे, उसके बाद में मृत्यु का मतलब सूख जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कभी भी ये फूल पैदा नहीं करेंगे, फूल नहीं लगाएंगे, पुष्प पैदा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। मैंने बताया जैसा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं पौधे और पॉलीकार्पिक पौधे क्या होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है। तो इनके उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं 1 वर्षीय पादप की। 1 वर्षीय पादप का मतलब आपको पता ही है, जो केवल एक ही ऋतु में उगे, या एक ही वर्ष में एक बार उगे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया। द्विवर्षीय पादप की बात करें तो गाजर, मूली।
बहुवर्षीय पौधों की बात करें तो जैसे कुछ बांस हो गए, जैसे कि नीला कुरंजी। नीला कुरंजी की एक खासियत है कि ये केवल 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। इसके जो फूल होते हैं वो नीले नीले कलर के होते हैं, इसीलिए नाम है नीला कुरंजी। ठीक है, लास्ट टाइम पे इसे देखा गया था 2008 के अंदर, सितंबर अक्टूबर की बात है। और उस समय जब इसमें पुष्प उत्पन्न हुए थे तो वो कहाँ कहाँ हुए थे, कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, जो ये वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा इनके अंदर पुष्प लगे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर पूरा नीली चादरों से वो पहाड़ ढक गए हो। तो केवल 12 साल के अंदर एक बार ही ये पुष्प उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक पौधे क्या होते हैं? मोनो यानी कि एक, और पॉली यानी कि आप जानते हैं ये, वैसे तो पॉली का मतलब होता है एक श्रृंखला, है ना, बहुत सारी। पॉली यानी बहु, यानी बहुत सारे। तो पॉलीकार्पिक का मतलब क्या हो गया? इसका जस्ट उल्टा, इसमें अगर एक बार पुष्प लग रहे हैं तो इसमें बहुत बार लगेंगे। तो एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार पुष्पन होता है इनके अंदर, यानी कि एक समय आएगा, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक निश्चित अंतराल हो गया, उसके बाद में इनके अंदर बार बार पुष्प लगेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार फूल लगते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी तो बार बार पुष्प कैसे लगेंगे? नहीं लग सकते ना। तो इनमें तो एक बार, केवल जीवन काल में एक बार पुष्प लगते हैं, जबकि इनमें जीवन काल में बहुत बार इनके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि ये बहुवर्षीय होते हैं। एक वर्षीय तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक वर्षीय होगा तो एक वर्ष में सिर्फ एक बार लगेगा और फिर मृत्यु हो जाएगी, तो बार बार पुष्प कहाँ से लगेंगे, है ना। तो ये कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पादपों की, इनके अंदर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि वर्ष भर पुष्प धारण करने वाले जो पादप होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि पूरे साल भर ही उनमें पुष्प लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक निश्चित ऋतु में ही फूल लगेंगे, कि भाई बरसात के मौसम में ही फूल लगेंगे, नहीं, हमेशा इसके अंदर फूल लगे रहेंगे। और बहुत ही सुंदर सा पादप होता है, आप जानते हैं कौन है? गुड़हल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ष के किसी विशेष मौसम में पुष्प धारण करने वाले पादप, यानी किसी फिक्स मौसम में ही जिसके अंदर पुष्प आएंगे, और अगर पुष्प आएंगे तो फिर उसके अंदर फल भी लग सकते हैं। जैसे कि आम की बात करते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं आम अभी गर्मियों के टाइम पे जो अभी चल रहा है मौसम, ठीक है, इसके अंदर आम लग रहे हैं, तो अभी सिर्फ वो गर्मियों के टाइम पे ही आएगा, सर्दियों में कभी हमने आम नहीं खाए हैं, है ना। तो आम हो गया, सेब हो गया, अंगूर, संतरा, तो ये किसी फिक्स एक ऋतु के अंदर, एक निश्चित ऋतु के अंदर ही इनके अंदर पुष्पन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके अंतर पुष्पीय काल को पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। पुनः प्राप्ति काल किसे कहते हैं? जब इनके अंदर एक निश्चित ऋतु के अंदर या एक निश्चित समय अंतराल में जब इनके अंदर पुष्प लगते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पुनः प्राप्ति काल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन, प्रजनन के आधार पर भी जंतु 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी पुष्प के आधार पर हमने पौधों को देखा था, वैसे ही प्रजनन के आधार पर अब हम जंतुओं को देखते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला है मौसमी प्रजनक। पहले जंतु कौन से हैं? मौसमी प्रजनक। और दूसरे हैं सतत प्रजनक। अगर हम इसे सतत कह रहे हैं तो हम इसे और नाम दे सकते हैं, क्या? असतत प्रजनक। ठीक है, असतत प्रजनक। अब देखिए, मौसमी प्रजनक या असतत प्रजनक जीव या जंतु हम किसे कहेंगे? ऐसे जंतु जो केवल किसी एक निश्चित ऋतु के अंदर या किसी निश्चित अवस्था के अंदर ही अगर कोई जीव प्रजनन कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मौसमी प्रजनक। किसी निश्चित अवस्था के अंदर ही अगर वो निश्चित ऋतु या निश्चित अवस्था के अंदर किसी निश्चित मौसम के अंदर ही अगर वो प्रजनन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे मौसमी प्रजनक। ठीक है, उदाहरण की बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा, आदि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
अब हम बात करते हैं सतत प्रजनक। सतत प्रजनक का मतलब क्या हो गया? अगर ये मौसम एक फिक्स मौसम में अगर ये प्रजनन कर रहे हैं, जो मौसमी प्रजनक हैं, तो सतत प्रजनन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जीव जो किसी भी ऋतु के अंदर या किसी भी मौसम के अंदर अगर वो प्रजनन कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सतत प्रजनक। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम खुद ही हैं, मनुष्य, ठीक है, और दुधारू पशु, दुधारू पशु हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी हो गया, ठीक है, चूहा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो समझ में आ गया जंतु प्रजनन एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक का, जिसका इसमें मतलब क्या है कि प्रजनन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौसमी प्रजनक, दूसरा होता है सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक ऐसे जीव, अच्छा मौसमी प्रजनक का एक दूसरा नाम है असतत प्रजनक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे जीव जो किसी एक निश्चित अवस्था या निश्चित मौसम में ही अगर वो प्रजनन कर रहे हैं, एक फिक्स मौसम है, ठीक है, सर्दी हो गया, गर्मी, बरसात, ऐसा कोई भी फिक्स मौसम है, उसी के अंदर अगर वो प्रजनन कर रहे हैं तो मौसमी प्रजनक। एग्जाम्पल हमारे सामने लिखे हुए हैं। सतत प्रजनक का मतलब किसी भी मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में। ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य का बच्चा नहीं सर्दी में ही पैदा होगा, गर्मी में नहीं हो सकता, है ना, किसी भी ऋतु में पैदा हो सकता है ना। तो उसके एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं, मनुष्य, दुधारू पशु, मधुमक्खी वगैरह, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राणियों में प्रजनन चक्र। प्राणियों में प्रजनन चक्र, जो प्राणियों में प्रजनन चक्र होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है रज चक्र और एक होता है मद चक्र। इसी को हम स्ट्रस काल भी कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का चक्र होता है, एक तो होता है रज चक्र और दूसरा होता है मद चक्र। अब ध्यान से समझना है कि रज चक्र किसे कहते हैं और मद चक्र किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रज चक्र की। रज चक्र की, ठीक है। अब रज चक्र क्या होता है? जो रज चक्र होता है वो शुरू कब होता है किसी भी प्राणी के अंदर, वो शुरू कब होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रज चक्र होता किसके अंदर है। तो रज चक्र जो होता है वो प्राइमेट्स प्राणियों के अंदर होता है, प्राइमेट्स के अंदर होता है, मादाओं के अंदर कह सकते हैं, प्राइमेट्स मादाओं के अंदर होता है। प्राइमेट्स वो जीव होते हैं जो बिल्कुल मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें मनुष्य भी शामिल है। तो मनुष्य की तरह व्यवहार करने वाले या मनुष्य की तरह दिखने वाले, जैसे कि हम कह सकते हैं बंदर हो गया, लंगूर हो गया, है ना। तो ये किस में होगा? प्राइमेट्स प्राणियों के अंदर होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कर ली, प्राइमेट्स प्राणियों के अंदर होता है। शुरुआत कब होती है इसकी? तो 12 से 14 वर्ष के अंदर इसकी शुरुआत होती है। 12 से 14 वर्ष के अंदर एक चक्र प्रारंभ होता है, और जब ये इसकी शुरुआत होती है तब उस समय इसको क्या कहा जाता है? रजो दर्शन। एक चक्र की शुरुआत होती है जिसमें जब शुरुआत होती है तो उस शुरुआत को क्या कहा जाता है? जब पहली बार किसी प्राइमेट मादा के अंदर ये चक्र शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं रजोदर्शन, ठीक है। लगभग 28 दिन तक चलता है ये, या 28 दिन तक चलता नहीं है, सॉरी, 28 दिन के अंतराल में होता है ये, है ना। 5-7 दिन तक चलता है ये, और 28 दिन के अंतराल में होता है। 50 वर्ष की उम्र के अंदर, लगभग 50 वर्ष की उम्र के अंदर मनुष्य की बात करें तो ये हो जाता है ख़त्म, यानी कि ये पूर्ण हो जाता है। और जब ये पूर्ण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब इसे नाम दिया जाता है रजो निवृत्ति। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, रजो दर्शन किसे कहते हैं और रजो निवृत्ति किसे कहते हैं? रजो दर्शन क्या है?
जब 12 से 14 वर्ष की उम्र में रज चक्र प्रारंभ होता है पहली बार, तब उसे कहते हैं रजोदर्शन, है ना। और 28 दिन के अंतराल में होता है, 5 से 7 दिन तक चलता है ये, और 50 वर्ष की उम्र में इसकी समाप्ति हो जाती है। लगभग 50, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं 50 वर्ष की उम्र में ही, 48, 49, 50, तो एवरेज अगर हम बात करें तो 50 वर्ष की उम्र में इसकी समाप्ति हो जाती है। इसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। अच्छा, ये जो पूरा कंडीशन है, ये जो पूरा चक्र है, वो हार्मोन के ऊपर प्रभावी होता है। ये हार्मोन के द्वारा ही ये नियंत्रित होता है, ठीक है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। इस समय जब रज चक्र चल रहा होता है किसी प्राइमेट मादा के अंदर, तो उस समय उसमें लैंगिक उत्तेजना नहीं होती है, ठीक है, लैंगिक उत्तेजना नहीं होती है। अभी मैंने बात की कि रज चक्र जो है वो प्राइमेट्स मादाओं के अंदर हो रहा है, और प्राइमेट्स मैंने आपको बताए हैं कि जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हों या मनुष्य की तरह दिखते हों, उन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन हो गए? अभी भी बताया था, मनुष्य हो गया, और कौन हो गया? बंदर, लंगूर, है ना, ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चक्र आ जाएगा? मध्य चक्र। दूसरा जो है वो है मध्य चक्र। अच्छा, ये प्राइमेट्स में हो रहा था अगर, तो ये किस में हो जाएगा? अप्राइमेट्स में हो जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। तो अप्राइमेट्स मादाओं के अंदर ये होता है, प्राइमेट्स मादाओं के अंदर ये होता है, ठीक है। इस चक्र के अंदर इन मादाओं में एक ऐसा काल आता है जिसे हम कहते हैं इस्ट्रस चक्र, या इस्ट्रस काल भी कह सकते हैं, या इसी को हम ऑस्ट्रस काल भी कह सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ऑस्ट्रस काल कहते हैं। इस ऑस्ट्रस काल के अंदर जो मादाएं होती हैं उनके रक्त के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इस हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इस हार्मोन का लेवल रक्त के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय इन मादाओं की जो है वो क्या होती है? संभोग की इच्छा तीव्र हो जाती है। जब संभोग की इच्छा तीव्र हो जाती है तो ये काल जो है, ये इस समय जो है ये प्रजनन करते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें जैसे कि गाय की, तो गाय के अंदर ये जो है लगभग 18 घंटे का होता है। कुत्ते बिल्ली की बात करें तो उनके अंदर ये लगभग 1 सप्ताह का होता है। जो ऑस्ट्रस काल होता है वो 1 सप्ताह का होता है। इसके बाद में जब ये काल समाप्त हो जाता है, प्रजनन की या संभोग की इच्छा जो खत्म हो जाती है, तो एक निष्क्रिय काल प्रारंभ हो जाता है। निष्क्रिय काल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो इनका प्रजनन स्तर जो होता है, अंदर का जो प्रजनन स्तर होता है वो टूट टूट कर गिरने लगता है, लेकिन ये जनन मार्ग के द्वारा बाहर नहीं आता है। और ये वहीं पर उनका जो उत्तक क्षय होते हैं, उनके जो उत्तक नष्ट होते हैं, वो वहीं पर उसी जगह पर वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। वापस समझा रही हूँ एक बार, देखिए ये जो काल है ये समाप्त हो जाएगा जब इनके संभोग की इच्छा जो होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में इनके अंदर एक निष्क्रिय काल पैदा हो जाएगा, एक निष्क्रिय काल आएगा जिसमें इनका जो प्रजनन स्तर जो होता है, जनन स्तर जो होता है वो टूटने लगता है, लेकिन टूटने के बाद वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है और ये वापस उसी जगह पर उनके उत्तकों द्वारा या वहीं पर प्रजनन स्तर जो है अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। अब रज चक्र और मध्य चक्र में आपको क्या डिफरेंस दिखा कि मध्य चक्र के अंदर जब ये मध्य चक्र प्रारंभ होता है तो इसमें संभोग की इच्छा जो होती है वो तीव्र होती है, लेकिन रज चक्र में ऐसा नहीं होता है।
मध्य चक्र में जब जनन स्तर टूटता है तो वापस वहीं पर अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन रज चक्र के अंदर वो अवशोषित ना होकर शरीर से ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि रज चक्र जो है वो प्राइमेट्स मादाओं के अंदर होता है, जबकि मध्य चक्र जो है वो अप्राइमेट्स जीवों की या अप्राइमेट्स मादाओं के अंदर होता है। तो ये बात हमने कर ली किसकी, प्राणियों में प्रजनन चक्र की। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी अवस्था है वो है जीर्ण अवस्था या प्रौढ़ा अवस्था। छोटी सी अवस्था है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लास्ट जो इसकी अवस्था है। आज हमारी ये अवस्थाएं खत्म हो जाएगी। तो लास्ट अवस्था है जीर्ण अवस्था या प्रौढ़ा अवस्था। ये अवस्था सबसे लास्ट की अवस्था है। सबसे पहले कौन सी थी, कायिक अवस्था, फिर प्रजनन अवस्था, और अब आती है जीर्ण अवस्था या प्रौढ़ा अवस्था। तो सबसे लास्ट की अवस्था है। अब लास्ट की अवस्था है, नाम से पता चला है, प्रौढ़ है, जीर्ण है। जीर्ण का मतलब होता है बूढ़ा, यानी कि कोई भी जीव जो होगा वो क्या होने लग जाएगा, बूढ़ा होने लग जाएगा। अब जब अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, नई नई बीमारी आएगी, उसके उत्तक नष्ट होने लग जाएंगे, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। अब थोड़ी शारीरिक वृद्धि होगी, किसी बूढ़े व्यक्ति के तो शारीरिक वृद्धि थोड़ी होती है, उनके जो शरीर के अंग होते हैं वही गलने लग जाते हैं, क्योंकि उत्तक नष्ट होने लग जाते हैं। कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है। ठीक है, कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो अंगों का विकास भी नहीं होगा। ऐसे में क्या होता है कि इस अवस्था में जीवों को नई नई बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, और नई नई बीमारियों की वजह से और उत्तकों के नष्ट होने की वजह से, कोशिका विभाजन नहीं होने की वजह से उस जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है जीर्णावस्था। तो आज की क्लास में आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार इसको रिवाइज़ एक बार आप फिर से देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में इसे आपकी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर जल्दी ही आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू।